नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आर्या झा। रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों की ओर। हमास और इजराइल डिफेंस फोर्स के बीच छिड़ी जंग भीषण होती जा रही है। बता दें कि इसमें अब तक 1100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इस बीच अमेरिका ने इजराइल को समर्थन देने का ऐलान किया है। साथ ही अमेरिका अपने युद्धक पोत और विमान भी भेज रहा है। ऐसे में अब पूरी दुनिया की नजर इस विवादित इलाके पर केंद्रित हो गई है। दरअसल 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी में हमास इजराइल संघर्ष शुरू होने के बाद से कम 12 थाई नागरिक मारे गए और 11 अन्य का अपहरण कर लिया गया। वहीं बैंकॉक में विदेश मंत्रालय ने सोमवार को घोषणा की है 8 थाई नागरिक भी घायल हुए हैं। प्रवक्ता ने कहा कि सभी पीड़ित के नाम तब गुप्त रखा गया है जब तक उनके परिवारों को सूचित नहीं किया कर दिया जाता है। गाजा पट्टी में हमास आतंकवादी समूह द्वारा इजराइल पर किए गए हमलों में कम से कम 4 अमेरिकी मारे गए। एक मीडिया रिपोर्ट्स में जानकार सूत्रों का हवाला देते हुए कहा गया है कि मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। आगे बताते चले कि इजराइल हमास के बीच चल रहे संघर्ष ने बाजार में भारी अनिश्चितता पैदा कर दी है। मुख्य निवेश रणनीतिकार विजय कुमार ने कहा है कि कोई नहीं जानता कि युद्ध कहां तक जाएगा। यह समझना महत्वपूर्ण है कि वर्तमान में इससे तेल आपूर्ति में बड़ा व्यवधान आने की संभावना नहीं है। लेकिन अगर हमास का प्रमुख समर्थक ईरान युद्ध में शामिल हो गया तो स्थिति बदल जाएगी। यह सतर्क रहने का समय है। निवेशक बड़ा जोखिम लेने से बच सकते हैं। वहीं इसके अलावा शीर्ष भारतीय अमेरिकी नेताओं ने इजराइल के साथ मजबूती से खड़े होकर फिलिस्तीन हमास आतंकवादी समूह द्वारा किए गए आतंकी हमले की निंदा की है और कहा है कि इजराइल पर हमला अमेरिकी पर हमला है। दक्षिण कैरोलियन ने पूर्व गवर्नर और रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार निक्की हेली ने एक्स पर लिखा है, यह सिर्फ इजराइल पर हमला नहीं है, यह अमेरिका पर हमला था। उन्होंने जो किया उसकी सजा उन्हें भुगतनी पड़ेगी। ईरान ने इजरायली बलों की घुसपैठ और छापे की मद्देनजर फिलिस्तीन की स्थिति पर इस्लामिक सहयोग संगठन ओआईसी एक आपातकालीन सत्र का आह्वान किया है। गुरुवार को अपने इंडोनेशियाई समकक्ष जोको विडोडो के साथ टेलीफोन पर बातचीत में ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी ने कब्जे वाली पूर्वी यरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद में इजरायली कार्रवाई की निंदा की। बता दें कि राइसी ने विडोडो से कहा कि फिलिस्तीनी के अधिकारियों का समर्थन करना और इजराइल से लड़ना इस्लामिक उम्माह की संरचना के एक अपरिवर्तनीय सिद्धांत है। इसमें फिलिस्तीन को इस्लामिक दुनिया का धड़कता हुआ दिल बताया गया है। इसके साथ ही राइसी ने फिलिस्तीन के मौजूदा स्थिति पर मुस्लिम देशों के 57 सदस्यीय निकाय का आपातकालीन सत्र आयोजित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने मुस्लिम देशों के बीच एकता को मजबूत करने के प्रयास के लिए ईरान के समर्थन की पुष्टि करते हुए इस बात पर जोर दिया कि इजराइल की आक्रमणकर्ता का मुकाबला करने के लिए इस्लामिक दुनिया की एकता आवश्यक है। बयान में आगे कहा गया कि इंडोनेशियाई राष्ट्रपति ने विशेष ओआईसी शिखर सम्मेलन बुलाने और फिलिस्तीन की रक्षा के लिए एक संयुक्त निर्णय लेने के प्रस्ताव का स्वागत किया है। पहली छापेमारी के दौरान सैकड़ों फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार करने के बाद बुधवार को दूसरी बार इजरायलियों बलों ने अल अक्सा मस्जिद पर हमला किया। इसके बाद पूर्वी यरूशलेम में तनाव बढ़ गया। छापेमारी तब हुई जब फिलिस्तीन मुसलमान अल अक्सा में मस्जिद रमजान कर रहे थे, विशेष नमाज अदा कर रहे थे और यहूदी फसल का जश्न मना रहे थे, जिसने गाजा में फिलिस्तीन समूहों को जवाबी कार्रवाई में रॉकेट हमले शुरू करने के लिए प्रेरित किया। बुधवार को दूसरे छापे के दौरान इजरायली बैलों ने कथित तौर पर स्टन ग्रेनेड फेंके और मुसलमान उपासकों को छोड़ने के लिए मजबूर किया। पिछले हफ्ते उत्तरी सीरिया ने इजरायली हवाई हमले में रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स को 2 अधिकारियों के मारे जाने के बाद हाल में हफ्तों के ईरान और इजराइल के बीच तनाव भी बढ़ गया है। वहीं ईरान ने उनकी हत्या का बदला लेने की कसम खाई है। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले से एक बड़े हादसे की खबर सामने आई है। एक पटाखा गोदाम में अचानक जोर का धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आने से कम 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा कई लोग जख्मी भी हुए हैं। विस्फोट के बाद इमारत में भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने की काम अभी जारी है। हालांकि घायलों को फौरन नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक अरियालपुर
अरियाल रूल जिले के विराग रूल में पटाखे के गोदाम में विस्फोट हो गया। पुलिस के अनुसार इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे के बाद मौके पर दमकल की टीम आग को काबू पाने की कोशिश कर रही है। घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जहां फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। चारों तरफ आग और धुआं फैला हुआ है। बताया जा रहा है कि पटाखा गोदाम में अचानक जोर का धमाका हुआ, जिसकी चपेट में आकर 7 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा कई लोग जख्मी हैं, जिनकी अस्पताल में अभी इलाज जारी है। विस्फोट के बाद भीषण आग लग गई, जिसे बुझाने का काम अभी जारी है। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में ले जाया गया। मध्य प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीख का सोमवार को ऐलान हो गया, जिसके साथ ही मध्य प्रदेश में आदर्श आचरण संहिता यानी आचार संहिता लागू हो गई है। प्रदेश में 17 नवंबर को चुनाव होंगे, 3 दिसंबर को मतगणना होगी और 5 दिसंबर को चुनाव प्रक्रिया समाप्त होगी। इसके बाद प्रदेश में जिसकी भी सरकार बनेगी, उस पार्टी का नेता प्रमुख बनेगा। जब तक मुख्यमंत्री शपथ नहीं ले लेता, तब तक चुनाव आयोग ही राज्य को चलाएगा। सरकार पर कई सारी पाबंदियां लग गई। मुख्यमंत्री, मंत्री, विधायक चुनाव प्रक्रिया में शामिल किसी भी अधिकारी से मेल मुलाकात नहीं कर सकते। बता दें कि अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सरकारी विमान, सरकारी गाड़ियों, सरकारी आवास सहित कई शासकीय सुविधाओं का इस्तेमाल चुनाव या किसी पार्टी प्रत्याशी को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं कर पाएंगे। सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल अपने अधिकारी निवास से अपने ऑफिस तक केवल सरकारी काम के लिए ही किया जा सकेगा। अब मुख्यमंत्री जो भी कार्यक्रम करेंगे वह उनके निजी खर्च से जुड़ेगा। तेलंगाना विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल फूंक चुका है। चुनाव आयोग ने सोमवार को तेलंगाना विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान किया। बता दें कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए वोटिंग एक ही चरण में 30 नवंबर को होगी। तेलंगाना चुनाव का रिजल्ट 3 दिसंबर को आएगा। हालांकि तेलंगाना चुनाव सरकार का मौजूदा कार्यक्रम जनवरी 2024 में समाप्त हो रहा है। राज्य में दिसंबर से ही चुनाव कराकर तेलंगाना चुनाव का रिजल्ट जारी करना जरूरी है। अभी तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसी राव हैं, वही विधानसभा के वीआरएस की विपक्ष कांग्रेस है। तेलंगाना में 3 प्रमुख पार्टियों के बीच मुकाबला बताया जा रहा है। यह मुकाबला बीआरएस, कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी कुछ सीटें ले सकती है। दरअसल तेलंगाना विधानसभा चुनाव पार्टियों के लिए अहम इस मायने में भी है क्योंकि यह लोकसभा चुनाव 2024 की तस्वीर भी साफ करेगा कि दक्षिण के राज्य में तेलंगाना में बीजेपी, कांग्रेस और बीआरएस कहाँ है। आंध्र प्रदेश से अलग होकर जब नया राज्य तेलंगाना बना, तब यहाँ पहली बार 2014 में चुनाव हुए। नए राज्य में पहली सरकार बनने के लिए बीआरएस ने 63 सीटें हासिल की थी। हमास के हमले के बाद इजरायली ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी है। बता दें कि इससे पश्चिम एशिया में घमासान मचा हुआ है। ऐसे में उन कंपनियों की मुश्किलें बढ़ गई है जिनका इजराइल में निवेश किया हुआ है। इसमें गौतम अडानी की अगुवाई वाला अडानी ग्रुप भी शामिल है। ग्रुप की कंपनी अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड ने पिछले साल ज्वाइंट वेंचर में एक टेंडर जीता था। यह हाइफा पोर्ट के प्राइवेटाइजेशन का टेंडर था, इसीलिए इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 1.8 अरब डॉलर के आसपास थी। इस ज्वाइंट वेंडर में अडानी की करीब 70% हिस्सेदारी है। हाइफा पोर्ट शिपिंग कंटेनरों की इजराइल का सबसे बड़ा पोर्ट माना जाता है। एपीएसईजेड ने हाइफा पोर्ट के बारे में एक बयान जारी किया है। इस बयान में कहा गया है कि इजराइल की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहां लड़ाई साउथ इजराइल में चल रही है, जबकि हाइफा पोर्ट नॉर्थ में है। हमने अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं और हमारे सभी कर्मचारी सुरक्षित हैं। हम सभी इस स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। कंपनी का कहना है कि उससे टोटल कार्गो वॉल्यूम की हाइफा की हिस्सेदारी महज 3% है। इस फाइनेंशियल ईयर में हाइफा के कार्गो वॉल्यूम 10 से 12 मिलियन टन रहने का अनुमान है, जबकि एपीएसईजेड का टोटल कार्गो वॉल्यूम 370 से 390 मिलियन टन रह सकता है। प्रवक्ता के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर की पिछली तिमाही में एपीएसईजेड का टोटल कार्गो वॉल्यूम 203 मिलियन मेट्रिक टन रहा, जिसमें हाइफा पोर्ट की हिस्सेदारी 6 मिलियन टन है। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर बीजेपी की चौथी सूची आ गई है। बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान को बुधनी से टिकट मिला। इसके साथ ही उन सभी अटकलों पर विराम लग गया कि वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसके
साथ ही सारे मंत्रियों को टिकट मिल गया है। बीजेपी की यह सूची चुनाव की घोषणा के साथ ही आ गई। बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश में बीजेपी ने 79 उम्मीदवारों की सूची आ गई थी। दरअसल बुंदेलखंड के सारे कद्दावर मंत्रियों को पार्टी में फिर से टिकट दिया गया। हालांकि इसमें सागर जिले के 3 मंत्रियों को टिकट मिल गया है। गोपाल भार्गव, गोविंद सिंह राजपूत और भूपेंद्र सिंह को टिकट मिला। साथ ही ऊर्जा मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को फिर से टिकट मिल गया है। इसके साथ ही खरगा से राहुल सिंह लोधी को टिकट मिल गया। विजय राघव गधन से संजय सत्येंद्र पाठक को टिकट मिल गया और एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को दतिया से टिकट मिल गया। बीजेपी की चौथी सूची में सबसे अहम बात है कि किसी का टिकट नहीं कटा। टीम इंडिया के ओपनिंग बल्लेबाज शुभमन गिल अफगानिस्तान के खिलाफ बुधवार को होने वाले भारत के अगले वर्ल्ड कप मुकाबले से बाहर हो गए। बता दें कि वह चेन्नई में चिकित्सकों की निगरानी में है। भारतीय टीम सोमवार को चेन्नई से दिल्ली पहुंची, लेकिन बीमार होने के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत के पहले मैच से बाहर हो गए रहे शुभमन गिल टीम के साथ नहीं आए। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच से पहले भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने कहा था कि गिल अस्वस्थ है, लेकिन उनकी बीमारी के बारे में नहीं बताया था। बोर्ड ने कहा आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम के पहले मैच से बाहर रहा यह सलामी बल्लेबाज दिल्ली में 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ टीम के अगले मैच में नहीं खेल पाएगा। बीसीसीआई ने कहा कि वह चेन्नई में ही रहेगा और चिकित्सा टीम की निगरानी में रहेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में ईशान किशन शुभमन गिल की जगह ली। भारत ने यह मुकाबला 6 विकेट से जीता। ईशान, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर खाता खोलने में नाकाम रहे और उसके बाद लोकेश राहुल और विराट कोहली ने 165 रन जोड़कर अब भारत की जीत सुनिश्चित की। 24 साल के शुभमन गिल पिछले 12 महीनों से शानदार फॉर्म में हैं और इस साल एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले में 5 शतक बना चुके हैं। बता दें कि शुभमन गिल को डेंगू होने की सूचना मिली थी। वर्ल्ड कप 2023 में ये टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि शुभमन गिल से टीम इंडिया को बड़ी उम्मीदें हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच वर्ल्ड कप मुकाबला 11 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम में खेला जाएगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए देखते रहिए न्यू इंडिया लाइव।